स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 7 क्लास का इतिहास JCRT झारखंड बोर्ड के लिए, है ना। झारखंड बोर्ड का जो इतिहास है JCRT का क्लास 7 का इतिहास देख रहे हैं। मध्यकाल में भारत पहला चैप्टर का नाम है। मैथ और साइंस, मैथ कंप्लीट है, साइंस आधा हो गया है लगभग। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हो। यहाँ पे आपको टोटल सब्जेक्ट सिर्फ लैंग्वेज को छोड़ करके, भाषा को छोड़ करके, हिंदी इंग्लिश छोड़ करके सारा सब्जेक्ट आपको 6 से 10 तक मिलेगा। प्लेलिस्ट आपका अलग अलग बना हुआ है, आप वहाँ से जा करके कोई भी क्लास का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज इतिहास का पहला चैप्टर, मध्यकाल में भारत। मध्यकाल में भारत की स्थिति, भारत क्या थी उसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चूंकि ये इतिहास का पहला चैप्टर है, तो पहला चैप्टर है मतलब कि थोड़ा सा इतिहास क्या होता है उसको भी जान लेते हैं, है ना। तो चलिए समझते हैं। इतिहास हजारों साल पहले के मानवों का विकास की यात्रा की कहानी है। हजारों साल पहले के जो इंसान थे उन सभी मानवों के विकास किस प्रकार हुआ, तो विकास का ही कहानी को इतिहास में जानते हैं, पढ़ते हैं। इतिहास के विभिन्न समय सीमा को समझने के लिए इसे 3 कालखंडों में बांटा गया है। और इतिहास का जो कालखंड है 3 कालखंड में बांटा गया है, इसको अच्छे तरह से समझने के लिए। एक को बोलते हैं प्राचीन काल, एक है मध्यकाल और एक आधुनिक काल। प्राचीन यानी बहुत पुराना काल, आदि मानव का काल समझिए, बहुत पुराना सभ्यता। मध्यकाल माने बीच बीच का हिस्सा, और फिर आधुनिक मतलब अभी का हिस्सा, है ना। आपने पिछली कक्षा में भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा है, तो 6th क्लास में भारत का प्राचीन इतिहास को पढ़ना है, ठीक है। तो आज इस चैप्टर में आधुनिक यानी कि 7 क्लास में ज़्यादातर आपको आधुनिक भारत का इतिहास जानेंगे, ठीक है। आधुनिक भारत के इतिहास की जानकारी आपको आगे की कक्षा में मिलेगी। इस कक्षा में आप भारत के मध्यकाल इतिहास के बारे में जानेंगे, यानी इस कक्षा में मध्यकाल बीच वाला है ना, मध्यकाल के बारे में जानेंगे। आधुनिक काल फिर अगले क्लास में 8-9 में जानेंगे, ठीक है। भारतीय इतिहास का मध्यकाल लगभग 1000 वर्ष का है। मध्यकाल जो भारतीय इतिहास का है वो 1000 वर्ष का है, 1000 साल का है। इन 1000 वर्षों में भारत में कई सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों की पड़ताल इतिहास के विकासमान धारा को समझने के लिए ज़रूरी है। तो 1000 साल में भारत में बहुत सारे परिवर्तन हुए। सोचिए कि फिलहाल आप देखिएगा तो 20-25 साल में, 30 साल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया। हम लोग को आज से 10-15 साल पहले, अभी मोबाइल ही देखिए ना, हम मोबाइल पहले टेलीफोन ढोंगरा वाला आया है, लाइन लगना पड़ता था फ़ोन करने के लिए। फिर वो ब्लैक एंड वाइट कीपैड मोबाइल है, मोटरोला का मोटका ईटा जैसा। फिर जा करके और मॉडिफाई हुआ, कलर हो गया। कलर होते अभी देख लीजिए क्या हो गया, है ना। तो बदलाव बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो 1000 साल में जाहिर सी बात है, अभी हम लोग की याद से मतलब 10 साल 15 साल में इतना ज़्यादा बदलाव हुआ है, तो 1000 साल में कितना ज़्यादा बदलाव हुआ होगा ये सोच सकते हैं। तो यही सब चीज़ को समझना है कि ये जो 1000 साल का जो मध्यकालीन भारत है, इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या परिवर्तन हुआ। किसी भी क्षेत्र के इतिहास की जानकारी के लिए वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को जानना आवश्यक है। कहीं का भी इतिहास को जानने से पहले थोड़ा सा उसका भौगोलिक स्थिति, यानी वो कहाँ पर है, कैसा है, उसके आसपास क्या है, उसका वातावरण क्या है, उस सबको जानना जरूरी है। भौगोलिक जानकारी के लिए मानचित्र एक सशक्त माध्यम है। भौगोलिक जानकारी को जानने के लिए मानचित्र एक अच्छा माध्यम है, ठीक है। प्राचीन भारत में मानचित्रों का ज्ञान अविकसित था। प्राचीन भारत में मानचित्र का ज्ञान नहीं था। व्यापार एवं साम्राज्य के विस्तार ने मानचित्र की आवश्यकता को जन्म दिया, और मानचित्र का जो आवश्यकता है उसका जन्म कैसे हुआ, तो व्यापार और साम्राज्य की विस्तार। व्यापार के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, एक देश से दूसरे देश जाते थे, या साम्राज्य अपना बढ़ाने के लिए एक देश से दूसरे देश में हमला करते थे और दूसरे जीत को अपने में, दूसरे देश को अपने में मिलाने के प्रयास में रहते थे, ना।
तो इन्हीं कारण से एक देश से दूसरे देश जाने के क्रम में, व्यापार के लिए जाए या फिर साम्राज्य विस्तार के लिए, तो मानचित्र की आवश्यकता होने लगी कि कुछ मैप रहे कि किधर कौन है, तब न जाएंगे हैं। अभी जैसे कहीं जाना रहता है, नहीं जानते हैं, मोबाइल मैप है, ऑन कर लेते हैं, चल जाते हैं, गनगना के पूरा रास्ता दिखा देता है ना। तो वही इधर उधर व्यापार या साम्राज्य के लिए वहाँ पे ज़रूरत पड़ा उस समय मानचित्र का, है ना। मानचित्र के विकास का श्रेय अरब के एवं यूरोप के भूगोलवेताओं को जाता है। तो मानचित्र जो विकास हुआ, मानचित्र बनाया, उसका श्रेय अरब और यूरोप के भूगोलवेताओं को जाता है। मानचित्रों के माध्यम से वहाँ के व्यापारियों ने भारत आकर मानचित्र की महत्ता के प्रति भारतीयों को रुचि जगाई। तो उन्होंने ही सबसे पहले मानचित्र के माध्यम से वो भारत भी आए और भारत के लोगों को भी मानचित्र के बारे में बताया और मानचित्र में रुचि जगाई। मानचित्र 1 अगले पृष्ठ में आपको दिखेंगे, है ना, दिखाएंगे। यह मानचित्र अरब के भूगोलवेता अल इदरीसी के द्वारा 1154 ईस्वी में बनाए गए विश्व मानचित्र में भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। तो पूरी दुनिया की मानचित्र, ये पहला मानचित्र जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया गया है, वो अल इदरीसी अरब के भूगोलवेता 1154 ईस्वी में बनाया था। इस मानचित्र को अपने दक्षिण भारत का इलाका, वर्तमान उत्तर भारत के क्षेत्र को में दिखाया गया है। श्रीलंका के द्वीप भी इस मानचित्र के ऊपरी हिस्सों में अंकित है। ठीक है, तो ये पहला मानचित्र याद रखिएगा, किसने, विश्व का, है ना, पूरी दुनिया का पहला मानचित्र जहाँ पे भारत को भी दर्शाया गया, तो 1154 ईस्वी में अल इदरीसी द्वारा बनाया गया था, जो कि अरब का एक भूगोलवेता थे। ठीक, अब दूसरा मानचित्र की बात करेंगे, तो दूसरा मानचित्र और एक मानचित्र देखेंगे, दोनों मानचित्र अभी दिखाएंगे। तो ये बनाया था, यह मानचित्र फ्रांस के मानचित्रकार गियोम द लिस्ले द्वारा 1720 ईस्वी में, है ना। तो वो कितना ईस्वी था, 1154, और ये 1720, 12, 13, 14, 15, 16, 17, लगभग देखिए 500 साल बाद है दूसरा मानचित्र बना, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया गया। लेकिन दोनों मानचित्र में काफ़ी अंतर है। अब सोचिए ना, 500 साल का अंतर है दोनों मानचित्र में, तो फर्क तो पड़ेगा ही। 500 साल में थोड़ा सा ज़मीन भी इधर उधर घसक जाता है, तो मानचित्र तो थोड़ा फर्क रहेगा है। और 500 साल पहले का टेक्नोलॉजी और 500 साल बाद कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा, कुछ तो बदला हुआ होगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फर्क है वो दोनों मानचित्र में। ठीक है, जैसे उस समय जो मानचित्र 1720 में बना और अभी का मानचित्र में देखेंगे तो ज़मीन आसमान का फर्क दिखेगा, है ना। तो वही तरह जैसे 17, 18, 19, 20, 21, 22, अभी 21 चल रहा है, तो 400 साल तो हो ही रहा है, और ये 500 साल का बात है। अभी 400 साल में ही क्या आ गया, देखिए मोबाइल में नक्शा आ गया, 3D आ गया, तो क्या आ गया, सैटेलाइट आ गई है, सैटेलाइट नक्शा घरों दिख जाता है। तो 1720 अभी चल रहा है 2021 में, ये स्थिति होगी 400 साल में। तो 1720 और वो बना था पहला वाला 1154, तो यहाँ पे लगभग 500 साल का गैप है। तो 500 साल बाद बना वही चीज़, तो फर्क तो रहेगा, बहुत ज़्यादा फर्क था, है ना, दोनों में। तो दोनों मानचित्र को देखते हैं कैसा था। ये देखिए, ये थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं। इसका कारण यह है कि दोनों मानचित्रों का बनाए जाने में कालावधि महाद्वीप के बारे में, हाँ सही बात, वही बताएं, कालावधि यानी 500 साल का अंतर है दोनों में, इसीलिए दोनों में फर्क था। चित्र 2 भारतीय उपमहाद्वीप को वर्तमान मानचित्र से काफ़ी मिलता जुलता है, और दूसरा जो चित्र 1700 वाला बना है वो अभी के मानचित्र से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, लेकिन ये जो पहला बना था उससे बिल्कुल अलग है। तो ये देखिए पहला मानचित्र अल इदरीसी द्वारा बनाया गया था। ये देखिए यहाँ पे अब कौन भारत है पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, थोड़ा दूसरा अजीबे बनल है। तो ये पहला मानचित्र है, ठीक है, बुक में देखिएगा बढ़िया से दिखेगा, और अभी से लिखा हुआ है तो किसी जाने। तो अल इदरीसी द्वारा बनाए गए दुनिया के नक्शे में एक हिस्सा जिसमें भारत उपमहाद्वीप को दर्शाया गया है। तो पूरा दुनिया के हिस्सा का ये जो नक्शा है उसका एक कुछ हिस्सा है ना, पूरा नक्शा नहीं है। अभी अल इदरीसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये अल इदरीसी जन्मे थे स्पेन में, है ना।
1100 ईस्वी में और 1165 में मर गए। 65 साल की जीवन था इनका। एक महान भूगोलवेता व लेखक थे। उन्होंने न सिर्फ ऐतिहासिक व कीमती जानकारी दी बल्कि पृथ्वी के कई हिस्सों के नक्शे दिए, जिसे दुनिया भर में भूगोलवेताओं लगभग 300 साल तक 300 साल तक बिना बदलाव किए उसका इस्तेमाल किए। तो इन्होंने इतिहास भूगोल की कीमती जानकारी के साथ साथ ये मानचित्र भी, नक्शा भी दिया है ना दुनिया को, और वो जो नक्शा दिया उसको लगभग 300 साल तक उस नक्शे को बिना छेड़छाड़ किए प्रयोग किया गया, इस्तेमाल हुआ है ना। उसके बाद फिर धीरे धीरे मॉडिफाई किया गया, लेकिन 300 साल तक किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं, उसी का इस्तेमाल हुआ था। तो ये बहुत बड़ा इनका देन है ना। जब कोई इतिहासकार प्राचीन दस्तावेजों, नक्शों एवं लेखों का अध्ययन करता है तो उसके लिए उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा सूचनाओं के संदर्भ का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है, कारण कि समय के साथ इनमें काफ़ी बदलाव हो चुका होता है। उदाहरण के लिए वर्तमान में कलिंग नाम का कोई स्थान नहीं है, लेकिन कभी यह वर्तमान उड़ीसा का अंग हुआ करता था। ठीक है, तो कहने का मतलब जो भी नक्शा बना रहे, लेख लिख रहे, दस्तावेज है, जो इतिहासकार है प्राचीन, उसको प्राचीन दस्तावेज, नक्शा और लेखों का अध्ययन करना होता है। इतिहासकार जो भी है तो उसको जो भी पहले के दस्तावेज, नक्शा, लेखों, ये सब का अध्ययन करना पड़ता है। तो उसके लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा सूचनाओं के संदर्भ का ध्यान रखना आवश्यक है। सूचनाओं का भी ध्यान रखना है और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उसका कैसा है उसको भी ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि देखिए समय के साथ बहुत सारा बदलाव होता है जो कि सिर्फ आपको बुक में नहीं मिलेगा, थोड़ा सा उस सब पर ध्यान रखना है ना। जैसे कलिंग नाम का अभी कोई जगह ही नहीं भारत में, लेकिन कलिंग पहले का मानचित्र में देखिएगा, प्राचीन मानचित्र में तो मिलेगा, है ना। तो कलिंग को अभी उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। तो ये सब मतलब सूचना बदलते रहता है इतिहास में कुछ ना कुछ। जैसे इलाहाबाद अब खोजेगा कहाँ मिलेगा, प्रयागराज मिलता है। भाषा और अर्थ में भी बदलाव होता है। जैसे मध्यकाल में फारसी और आधुनिक फारसी भाषा में काफ़ी भिन्नता है। भाषा भी बदल जाता है समय के साथ। जैसे उस समय का फारसी, अभी का फारसी में बहुत फ़र्क है। हिंदी में भी आप देखिए ना, पहले का हिंदी में अब का हिंदी में बहुत फ़र्क है। अब तो कोई हिंदी सही से बोलता, पहले शुद्ध हिंदी बोलता या सिद्ध उर्दू बोलता, अब सब मिलावट है। और इसी को फैशन माने बढ़िया भाषा माना जाता है। उल्टा पलटा वर्ड बीच भी इस्तेमाल कर दो तो भाषा का भी तोड़ फोड़ होते रहता है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण एवं शब्द भंडार में ही नहीं है, बल्कि समय के साथ शब्दों के अर्थों में भी दिखाई देता है। समय के साथ अलग अलग शब्द का अलग अलग अर्थ भी निकलने लगता है ना। आज हम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारत के लिए करते हैं। 13वीं सदी में फारसी इतिहासकार मिनहाज सिराज ने इस शब्द का उपयोग केवल पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच स्थित क्षेत्रों के लिए किया था। तो अभी हिंदुस्तान मतलब समझ में आता है पूरा भारत हमारा भारत। लेकिन उस समय 13वीं सदी में जो फारसी इतिहासकार जिसका नाम मिनहाज सिराज था, उसने हिंदुस्तान शब्द का उपयोग किया था सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का जो स्थान है, क्षेत्र है, उसके लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन ये हिंदुस्तान, अब पूरा भारत को हिंदुस्तान कहा गया। ये सभी क्षेत्र दिल्ली इसके सल्तनत के अधिकार में थे। कालांतर में सल्तनत का विस्तार दक्षिण भारत में भी हुआ, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। तो दक्षिण भारत को कभी भी हिंदुस्तान शब्द में नहीं या हिंदुस्तान नहीं माना गया था। 16वीं सदी में बाबर ने, ये देखिए दूसरा नक्शा देख लीजिए, है ना। दूसरा नक्शा पूरा भारत का दिखा है। इस शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, भूपक्षी तथा यहाँ के लोगों को रहन सहन का वर्णन करने के लिए किया। इससे पहले 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो ने भारत के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पहचान के लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया। तो उसके बाद क्या हुआ, देखिए बाबर ने प्रयोग किया हिंदुस्तान शब्द का, तो यहाँ का भूगोल, पशु पक्षी, ये सबको यहाँ पे मतलब इस सब का रहन सहन को वर्णन करने के लिए किया। उसके बाद 14वीं सदी में अमीर खुसरो भारत के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पहचान के लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया। लेकिन यह काल हिंदुस्तान शब्द के वर्तमान राजनीति और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे। लेकिन अभी मतलब शब्द उपयोग कर रहे थे, लेकिन पूरा इसमें राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं था कि ये हिंदुस्तान एकदम मोहर लग गया कि हिंदुस्तान देश है, वैसा नहीं। क्या आपको ऐसे कुछ और शब्द को ध्यान आता है जिसका अर्थ अलग अलग संदर्भ में बदल जाता है? हाँ, होता है। अब सोचिएगा बहुत सारे बात।
1000 वर्षों के अंतराल में भारत के अनेक परिवर्तन बड़े पैमाने पर हुए। यह परिवर्तन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धर्म के क्षेत्र में हुए। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों के राजाओं का उदय हुआ। अलग अलग क्षेत्र, बड़ा साम्राज्य जो है उसका जो राजा महाराजा यानी शासन चलाने वाला जो अगर मर जाते थे तो फिर उनका जो नीचे के लोग थे वो टूट टूट करके अलग अलग अपना अपना राज बना लेते थे ना। बड़े क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त करने के लिए इन राजाओं को अक्सर लड़ाइयाँ होती रही। अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों के चलते बाहरी खतरे से निपटने में एकजुट नहीं हो सके। परिणाम तो भारत कई बाहरी आक्रमण हुए और इस आक्रमण की सफलता के बाद नए नए साम्राज्यों की स्थापना हुई। तो क्या हुआ, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत का जो उपमहाद्वीप कई क्षेत्र में टूट गया। छोटे छोटे राजाओं का उदय हो गया कि हमारा क्षेत्र, यह हमारा क्षेत्र है सब, और अपने आपन में सब लड़ना झगड़ना शुरू अपना विस्तार करने के लिए। इसी में क्या हुआ, कोई एक नहीं हो पाए, सब अपना अपना कि हम यहाँ का राजा, हम यहाँ का राजा, मेरा साम्राज्य ज़्यादा बड़ा रहेगा। तो इस होड़ में क्या हुआ कि अपने अपने में क्या हो गया, फूट पैदा हो गई, जिससे कि विदेशी लोगों को क्या हो गया, मौका मिल गया और उन लोगों ने आक्रमण करना चालू। अभी लोग छोटे छोटे में बटे हुए थे, आक्रमण करते थे, एक ठो को कब्जा किया, दूसरा में आक्रमण, इसको कब्जा, तीसरा में। तो इस तरह से विदेशियों का आक्रमण शुरू हो गया इसी मध्यकाल इतिहास में। ठीक है, मुगल वंश के पतन के काल में क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे थे। और मुगल वंश का पतन जैसे हुआ, मतलब विनाश के कागार पे जाने लगे औरंगजेब की मृत्यु के बाद, उसके बाद फिर क्षेत्रीय राजा लोग फिर उभरने लगे। मुगल तक मतलब पूरा चलता था, पूरा देश ही में लगभग कब्जा वो लोग कर लिए थे, शासन चलाते थे। लेकिन मुगल के पतन के बाद फिर से माने क्षेत्रीय माने अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग अपना राज्य उभरने लगे। 13वीं सदी के तुर्क एवं अफगानों तथा 16वीं सदी में भारत के मुगलों के साम्राज्य की स्थापना हुई। 13वीं सदी में तुर्क लोग यहाँ अपना शासन स्थापित किए, साम्राज्य स्थापित किए, फिर अफगान आए 16वीं सदी में मुगल, है ना। इस लंबे समयांतराल में हिंदू और मुस्लिम के आपसी संपर्क के कारण इस उपमहाद्वीप में एक ऐसी संस्कृति का जन्म हुआ जिसमें हिंदू और मुस्लिम परंपराओं का समावेश था। तो इस दौरान, इस कालावधि में, इस समय अंतराल में हिंदू और मुस्लिम का आपसी संपर्क, हिंदू और मुस्लिम का इस तरह संपर्क, आपसी संपर्क हुआ कि यहाँ पे एक ऐसा संस्कृति का जन्म हुआ जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों एक दूसरे से मिलजुल करके रहने लगे समावेश तरीके से। ठीक है, तो उस समय से भी लोग रहते थे, हिंदू मुस्लिम सब एक होकर रहते थे। ऐसा नहीं कि मुस्लिम शासक आए तो हिंदुओं को दबाया गया, कुचला गया। थोड़ा बहुत हर समय होता है, आज भी होता है, लेकिन सभी मिलजुल करके शुरू से हिंदुस्तान शब्द ही है, हिंदुस्तान शुरू से है। हर धर्म, हर जाति के लोग मिलजुल के रहे हैं यहाँ पे, है ना। लेकिन आज थोड़ा सा यहाँ पे जातिवाद बहुत ज़्यादा उभरने लगी है फिर से, है ना। इस संस्कृति की छाप स्पष्ट रूप से मध्यकाल की भाषा, साहित्य, चित्रकला, वास्तुकला और मूर्तिकला से दिखती है। और इन सभी चीज़ों का पहचान कैसे पता चलता है, तो मध्यकाल का भाषा से पता चलता है, साहित्य, चित्रकला जो उस समय का है, वास्तुकला, मूर्तिकला, ये सब से पता चलता है कि यहाँ पे सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सभी मिलजुल के उस समय से रहते आ रहे हैं। अब देखिए प्रौद्योगिकी में बदलाव। इस काल में अलग अलग समय पर कुछ नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग प्रारंभ हुआ। कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलता है। अब सिंचाई रहट से होने वाली लगी, जिससे ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि हुई। कताई में चरखे का इस्तेमाल होने लगा। मतलब धीरे धीरे देखिए वृद्धि होने लगी, है ना। सभी चीज़ों में वृद्धि होने लगी समय के साथ। इसी काल में युद्ध के दौरान तोप एवं बारूद वाले अन्य हथियार का प्रयोग होने लगे। उससे पहले तो खाली हाथी घोड़ा और तीर और तलवार, धीरे धीरे गोला बारूद बनने लगे। इसी काल अवधि में आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी जैसे फसलें यहाँ विदेशियों के द्वारा लाई गई, है ना। विदेशी लोग ये सभी फसल यहाँ पर लाए। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह भी बने इस समय, है ना। मध्यकाल के लोगों की गतिशीलता में वृद्धि होने लगी। रोजगार के अवसर एवं काम धंधों की तलाश में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान आना जाना पड़ गया। यहाँ की खनिज संपदा एवं व्यवसाय की संभावनाओं ने विदेशियों को आकर्षित किया। यहाँ के जितना खनिज का संपदा था और व्यवसाय की संभावना जो थी यहाँ पे, इन्होंने व्यापार का जो संभावना थे, इसी के कारण विदेशियों का आकर्षण यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ, है ना। सोने का चिड़िया कहा जाता था। तो इसलिए विदेशियों को एक लालच हुआ कि चलो वहाँ जा करके और
अच्छा मौका है, वहाँ बहुत ज़्यादा खनिज है इस तरह से, और धीरे धीरे विदेशी लोग हर जगह से आते गए और लूट के जाते रहे, है ना। इस काल में नए नए सामाजिक समूहों का उदय हुआ, जिसमें से राजपूत एक महत्वपूर्ण समुदाय के रूप में उभरा। राजपूत शब्द राजपुत्र से निकला है, जिसका अर्थ राजा का पुत्र है। इस काल में इस शब्द का प्रयोग आमतौर पर योद्धाओं, राजा और सामंत वर्ग के लिए होता था, जो अपने को क्षेत्रीय वर्ण के होने का दावा करते थे। योद्धा वर्ग अलग अलग शासकों के सेनाओं में सेवारत थे। कितना लंबा है ये, बहुत लंबा जंगल चलेगा रे। चलिए और थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बदलाव देखिए क्या क्या और बदलाव देखते हैं। मध्यकाल के दौरान जंगलों को साफ कर कृषि योग्य भूमि में वृद्धि की जा रही थी। कुछ क्षेत्र में यह परिवर्तन अपेक्षाकृत अधिक तेजी से हुआ। परिणाम स्वरूप जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोग को विवश होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे दौर बढ़ता गया, जंगलों को काट कर और उसको खेती के योग्य बनाया जाने लगा, है ना। तो क्या हुआ कि जंगल के लोग बेघर हो गए और अपना जगह छोड़ छोड़ के इधर से उधर आदिवासी लोग अपना स्थान को उनको छोड़ने पर मजबूर हुए और छोड़ के चले गए दूसरे जगह, है ना। इनमें से कई किसान हुए। कुछ किसानों के पास कम जमीन थी तो किसी के पास काफ़ी ज़मीन थी। छोटे किसान कर चुकाने का अतिरिक्त स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करने के लिए मजबूर थे। समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता बढ़ रही थी। तो छोटे जो किसान थे वो लोग कर चुकाने यानी टैक्स देने के लिए बड़े लोगों के नीचे काम करने पर मजबूर थे ना, मजदूरी करने में मजबूर थे और उन लोगों को सही पैसा भी नहीं मिलता था। तो इस तरह से मतलब एक आर्थिक और सामाजिक असमानता बढ़ने लगी कि कुछ लोग बड़े अमीर, कुछ लोग एकदम दबे कुचले जा रहे हैं, कुछ लोग एकदम नीचे आ रहे हैं, तो कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा अंतर अभी भी है, बहुत सारा अंतर है ना। किसी को एक समय का खाना मिलना संभव नहीं है तो कोई पैसों के महल में ही रहता है ना। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जाति और उपजाति में बंटे जाने लगे। जैसे जैसे अंतर समाज में बढ़ने लगा, लोग अलग अलग ग्रुप में बंटने लगे, जाति उपजाति में, है ना। सामाजिक एवं आर्थिक हैसियत में उन्हें समाज में ऊंचा और नीचा दर्जा मिलने लगा और समाज में उसे ऊंचा और नीचा दर्जा मिलने लगा, है ना। कि ये समुदाय या उपजाति के है तो ये बड़ा है, ये छोटा है ना। ये ब्राह्मण है तो ज़्यादा इसका वैल्यू है, तो ये मतलब आदिवासी है तो कम है, दलित है तो कम है। इस तरह से मतलब आपको दर्जा दे दिया जाने लगा, है ना। विभिन्न क्षेत्रों में किसी जाति विशेष के दर्जे में भी अंतर होता था। अर्थात एक ही जाति का किसी क्षेत्र में प्राप्त दर्जा दूसरे क्षेत्र में अलग हो सकता था। इतना ही नहीं बल्कि समाज के कुछ पेशेवरों को भी जाति का दर्जा मिल चुका था। राज दरबारों में लिपिक या मुंशी का काम करने वाले लोगों को काशियत कहा जाने लगा। मतलब अलग अलग ग्रुप में बंटने लगे, अलग अलग लोगों को दर्जा दिया जाने लगा, जो जैसा करता था उसके हिसाब से, है ना। बेगार क्या होता है, देखिए किसी मजदूर को काम करने के बाद परिश्रम में कुछ नहीं मिलता है। मजदूरी करते हैं और पैसा नहीं मिलता है तो उसी को बेगार कहते हैं। तो उस काम को बेगार कहा जाता है, मतलब बेकार चल गया, बेगरिया। पुराने एवं नए धर्म, देखिए अब धर्म भी उस समय बदला, मतलब नए नए धर्म आए। पुराण मध्यकाल में धार्मिक परंपराओं में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। देवी शक्तियों के लोगों को आस्था प्राय सामूहिक होती थी, लेकिन कभी कभी यह बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर पर भी होती थी। सामूहिक आस्था का संबंध स्थानीय समुदाय एवं समाज एवं आर्थिक संगठन से था। समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव के साथ साथ इनकी सामूहिक आस्था में भी परिवर्तन आता गया। तो मतलब धर्म में भी आस्था में भी अपना मानने ना मानने में भी बदलाव होते रहा। सनातन धर्म जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, तो हिंदू धर्म जिसे आज कहा जाता है वो हिंदू धर्म को ही जो है ये सनातन धर्म है ना। वह भारत का अति प्राचीन धर्म है। इस शाश्वत धर्म की 3 धाराएं हैं, शैव, शाक्त, वैष्णव। इन 3 धाराओं का
अभ्युदय मूल रूप से भक्ति की अवधारणा के कारण हुआ है। इन तीन धाराओं के मूल भाव को कोई विशेष भिन्नता नहीं है, अर्थात इनके मूल में सनातन धर्म ही विराजमान है, यानी सनातन धर्म ही असल धर्म है, हिंदू कोई नहीं है। ठीक है, हिंदू बस नाम हो गया हिंदू, हिंदुस्तान हिंदू। इसमें इसके तहत ईश्वर की मान्यता ऐसे इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई है जहां भक्तों को पहुंचने के लिए किसी विशेष कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो सनातन धर्म, इसमें भक्तों को अपने देवी देवता तक पहुंचने के लिए किसी स्पेशल कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है, ये माना गया है। प्रेम, करुणा, शांति, सहानुभूति आदि जीवन मूल्य इस धर्म का आधार है। प्रेम, करुणा, शांति, सहानुभूति, ये सब यही चीज इस धर्म का आधार है। लेकिन आज क्या हो रहा है, हिंदू बने फिर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम की विश्व मानवतावादी दृष्टि ही हिंदू धर्म का सारांश है। वसुधैव कुटुंबकम यानी सभी जाति धर्म, सबको मिलजुल के रहना, सब एक जैसे, यही इनका सारांश है हिंदू धर्म का, यानी कि सनातन धर्म का। भगवत गीता हिंदू धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है। इसमें ज्ञान योग एवं कर्म योग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव को मिटाकर समभाव का संदेश दिया गया है। इस युग में इस्लाम भी धर्म के रूप में उभरा और इसी युग में, इसी दौर में इस्लाम भी आया। इस्लाम अरब की सरजमी पर पैगंबर मोहम्मद इस नए धर्म के प्रवर्तक थे। 7वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों एवं अप्रवासियों के द्वारा कुरान शरीफ के संदेश को भारत लाया गया। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है। ऐसी मान्यता है कि यह अल्लाह ईश्वर के संदेशों का संग्रह है, जिसे उसने अपने दूत जिब्राइल के माध्यम से पैगंबर मोहम्मद तक पहुंचाया। यह ग्रंथ एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है तथा प्रेम, करुणा और उदारता में विश्वास का संदेश देता है। तो ये जो धर्म है इस्लाम धर्म, ये क्या करता है, एक ईश्वर पर को स्वीकार करता, माने भगवान एक, खुदा एक, अल्लाह एक, ईश्वर एक, है ना। तो उसको मानता है। प्रेम करुणा, उदारता, विश्वास का संदेश देता है ना। इन्हीं सब चीज़ों में विश्वास करने का संदेश देता है, प्रेम, करुणा, उदारता, ये से। तो कोई भी धर्म हो, कोई धर्म नहीं चाहता आपस में बैर कराना। सभी धर्म प्यार, उदारता, करुणा, यही सब का शिक्षा देता है ना। भले आज लोग गलत तरीके से उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। पैगंबर के बाद इस्लामिक जगत में की बागडोर संभालने वाले धार्मिक नेता को खलीफा कहा जाता था। प्रथम खलीफा अबू बकर थे। 3 अन्य प्रमुख खलीफाएं उमर, उस्मान और अली हैं। सल्तनत काल से ही कई शासकों के द्वारा इस्लाम धर्म के विद्वानों, उलेमा को संरक्षण दिया जाने लगा। सल्तनत काल जब शुरू हुआ उस समय से ही इस्लाम धर्म के जो उलेमा थे उन्हें संरक्षण दिया गया। कालांतर में हिंदू धर्म की तरह इस्लाम धर्म के भी व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाने लगी। इस्लामिक न्याय सिद्धांतों की कई महत्वपूर्ण निर्णयों के में भी अंतर रहे हैं। भारत में हनफी और सफ़ाई 2 प्रमुख इस्लामिक सिद्धांत थे। तो हिंदू धर्म की तरह इस्लाम में भी अलग अलग मान्यता के अनुसार थोड़ा थोड़ा अपना अलग अलग गुटों में बंटते गए और बढ़ते रहे, अभी तक भी है। ऐतिहासिक स्रोत। मध्यकाल में इतिहास की जानकारी के लिए प्रमुख 2 स्रोत थे, एक पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्य स्रोत। पुरातात्विक कहते हैं जैसे इमारत हो गया, मूर्ति हो गया, कोई चीज़ है, पत्थर उथर है, जिससे पता चल रहा है किसी के बारे में, तो पुरातात्विक स्रोत है, यानी कोई चीज़ है। और साहित्य स्रोत यानी लिखित स्रोत, जो लिखा हुआ है। पुरातात्विक स्रोत में सिक्का, स्थापित भवन, निर्माण कला इत्यादि आते हैं। इस काल में कई स्मारकों का निर्माण हुआ। दक्षिण में राजाओं के द्वारा कई मंदिरों का निर्माण कराया गया। सल्तनत एवं मुगल काल के शासकों ने कई मस्जिद एवं मकबरे बनवाए। ये भवन उस काल में भवन निर्माण की तकनीक एवं कला को स्पष्ट करता है। तो ये सब भवन जो उस समय का बनाया हुआ है, उस पता चलता है कि उस समय का जो टेक्निक था वो क्या था निर्माण की, है ना। इसमें इनमें से अधिकांश आज भी हमारे धरोहर के रूप में मौजूद है और बहुत सारा अभी भी है हमारे धरोहर के रूप में, है ना। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार है, जो सब कुछ।
इस कालावधि में कई शासकों ने अपने अपने सिक्के चलाए। ये सिक्के सोना चांदी कांसे के थे, जिससे उस शासक के साम्राज्य की आर्थिक स्थिति का पता चलता था। सिक्कों के शासन, राजचिन्ह या अपना नाम उत्कीर्ण थे। तो चलिए, थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो बोरिंग लगने लगेगा, एक हम बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और पार्ट कर देंगे।